हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पार्ट 5 IUPAC का पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं। और इसमें क्या है, जो अगला हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है एमाइड, जिसे हम कहते हैं CONH2 एमाइड समूह कहलाता है। क्रियात्मक समूह क्या है? एमाइड है। इसको अगर हम बॉन्डिंग की फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? C+O सिंगल बॉन्ड NH2। कभी भी आप ये मत समझिएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें दो क्रियात्मक समूह लग रहा है कि एक CO है और एक NH2 है। नहीं, ये क्या है, एक ही क्रियात्मक समूह है, एक ही फंक्शनल ग्रुप है एमाइड। तो इसमें क्या लगाएंगे? देखिए सफिक्स एमाइड ही लगेगा। जो इसका नाम है भाई, इसका क्या लगेगा? सफिक्स लगेगा, एमाइड लगेगा। और अगर हम इसके प्रीफिक्स की बात करें तो वो क्या लगेगा? एमाइडो लगेगा। इज दैट क्लियर? IUPAC का फॉर्मूला हमारा वही देखिए रहेगा जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। जिन लोगों को नहीं पता देख सकते हैं पर फॉर्मूला IUPAC का जो फॉर्मूला होता है, कॉमन फार्मूला सा मैंने बनाया है। सबसे पहले उसमें क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स, यानी इस क्रम में आपको लिखना है। फिर वर्ड रूट यानी कि शब्द मूल, और इसके बाद प्राइमरी सफिक्स यानी एन, इन, आइन, और प्लस फिर क्या आ जाएगा? सेकेंडरी सफिक्स। जो भी आपका क्रियात्मक समूह होगा या उसमें जो मुख्य क्रियात्मक समूह होगा वो क्या उसका लगेगा? सेकेंडरी सफिक्स लगेगा। इज दैट क्लियर? तो इसी आधार पर क्या करते हैं, इसी सीक्वेंस में हम लोग IUPAC करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। सबसे सिंपलेस्ट और पहला एग्जाम्पल होगा HCONH2। मैं आपको पीछे बता चुका हूं, आप पीछे 4 वीडियो आप देख चुके हैं IUPAC की। उसमें हमने देखा होगा कि जो क्रियात्मक समूह और कार्बन है तो इसको भी क्या करते हैं, मुख्य श्रृंखला में काउंट किया जाता है। और नंबरिंग भी हम उधर से ही करेंगे, इधर से ये जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर देखिए कोई दूसरा कार्बन नहीं है, सिर्फ एक ही कार्बन है। तो इसी कार्बन को ही हम काउंट करेंगे, इसी को हम वर्ड रूट मानेंगे और इसी को क्या मानेंगे? क्रियात्मक समूह भी मानेंगे, पूरे CONH2। तो इसका नाम हो जाएगा एक कार्बन के लिए शब्द मूल आ जाएगा मेथ, सिंगल बॉन्ड, कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कार्बन ही है तो मेथेन और एमाइड। ई यहाँ से देखिए हट जाएगा। अगर कोई अगला वाला जो वर्ड है वॉवेल से स्टार्ट होता है तो उसकी ई क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? मेथेन एमाइड, या इसको हिंदी में लिख सकते हैं मेथेनामाइड। इस तरह से मेथेनामाइड भी इसको कह सकते हैं। अगला एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है CH3CONH2। यहाँ पर देखिए सिर्फ दो ही कार्बन की देखिए चयन है। एक तो क्रियात्मक समूह हमारा CONH2 है और दूसरा इसमें क्या है? CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो इसको भी हम काउंट करेंगे मुख्य श्रृंखला में। 1 2 कार्बन है तो 2 के लिए क्या लगेगा? वर्ड रूट 8 अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। कोई प्रीफिक्स यहाँ देखिए नहीं है तो हमें प्रीफिक्स तो नहीं लगाना। वर्ड रूट क्या हो गया यहाँ पर? 8। प्राइमरी सफिक्स यानी कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दिया। फिर NH2 है तो एमाइड लग जाएगा, एथेन एमाइड, या हिंदी में इसको लिख सकते हैं एथेनामाइड। इस तरह से बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है IUPAC सीखना। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है CH3 CH सिंगल बॉन्ड Br, C डबल बॉन्ड O NH2। तो मैंने यहाँ पर ऐसे जो लिख दिया C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड NH2। आप ये गलती मत करिएगा कि यहाँ पर दो क्रियात्मक समूह है। यहाँ पर क्या है? CONH2 एक ही क्रियात्मक समूह है, एमाइड, ठीक है ना। तो देखिएगा हमको नंबरिंग किधर से करनी है। हमेशा मुख्य क्रियात्मक समूह हमारा कौन सा? इसमें CONH2 है। इसका भी हमेशा क्या लगता है? प्रीफिक्स लगता है। और इस Br का भी क्या लगता है? प्रीफिक्स ही लगता है। तो नंबरिंग हम यहाँ से देखिए करेंगे 1 2 3 4, सबसे लंबी चैन। इसको भी ले सकते हैं 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पर क्या है? 2 पे क्या देखो लगा हुआ है? Br लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? ब्रोमो हो जाएगा। यानी प्रीफिक्स इसमें क्या हो जाएगा? Br का ब्रोमो हो जाएगा और CH3 का प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? मेथिल हो जाएगा। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो 3 मेथिल, यानी प्रीफिक्स हो गया 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन एमाइड या ब्यूटेनामाइड।
क्या हो जाएगा नाम, 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन एमाइड। 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन एमाइड अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। ये फार्मूला हमको याद रखना है हमेशा, यानी इसमें देखिए प्रीफिक्स वाले 2 ग्रुप आ गए तो लगा दिए, फिर बार 2 लिखेंगे, बार 2 लिख दिया ब्यूटेन, क्रियात्मक समूह CuNH2 है तो सेकेंडरी सफिक्स ब्यूटेन एमाइड हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल एक देखिए, और इधर लिखा हुआ है क्वेश्चन यहाँ पर, इसका IUPAC नेम तो करना है। इसमें क्या जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है और क्रियात्मक समूह भी है। तो आपको पता है कि डबल बॉन्ड के ऊपर जो वरीयता किसकी होती है, क्रियात्मक समूह की वरीयता होती है, यानी जो मुख्य क्रियात्मक समूह हमारा इसमें क्या है CuNH2 है, तो इसको हम प्रायोरिटी अधिक देंगे, ठीक है ना। तो नंबरिंग में इधर से ही करेंगे 1 2 3 4। इसमें देखिए कोई भी ग्रुप प्रीफिक्स वाला यहाँ पर कोई भी समूह देखिए नहीं लगा हुआ है। जब यहाँ पर कोई समूह नहीं लगा हुआ है तो नंबरिंग किधर से की है 1 2 3 4, तो इसका मतलब से प्रीफिक्स वाला कोई ग्रुप नहीं है। 1 2 देखते हैं कितने कार्बन का हो जाएगा, 4 कार्बन का है तो 4 के लिए लगाएंगे ब्यूट, ठीक है ना। फिर प्राइमरी सफिक्स एन इन आइन हमको लगाना है। यहाँ पर चूंकि डबल बॉन्ड आया है, किस नंबर पे लगाया, किस कार्बन से 2 नंबर पे लगाया, तो क्या लिखेंगे ब्यूट 2 इन 1 एमाइड। 1 को लिखने की जरूरत ही नहीं होती है, तो क्या नाम हो जाएगा ब्यूट 2 इन एमाइड। दैट क्लियर। इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 इन एमाइड। देख सकते हैं दोनों एग्जांपल। चलिए, तो इस तरह से क्या है, एमाइड के हम बहुत सारे एग्जांपल कर सकते हैं। अगर कहीं भी CuNH2 ग्रुप आता है तो उसको क्या आप लगाएंगे, एमाइड लगाएंगे। नेक्स्ट हम लोग फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल होगा वो क्या होगा, एमीन, यानी क्रियात्मक समूह क्या होगा, एमीन। इसका हम लोग करते हैं IUPAC। तो मुख्य क्रियात्मक समूह अगर एमीन है यानी NH2 है, ठीक है ना। अगर कहीं भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के साथ NH2 लगा हुआ है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एमीन कंपाउंड उसको बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसमें जो सेकेंडरी सफिक्स जो हमारा लगेगा वो क्या लगेगा, एमीन ही लगेगा, AMINE। और इसका जो प्रीफिक्स जो होता है वो क्या होता है, एमिनो होता है। इसका प्रीफिक्स जो होगा वो क्या हो जाता है, एमिनो होता है। चलिए, तो इसका हम देखिए IUPAC नेम करते हैं। सबसे सिंपलेस्ट, सबसे पहला एक कार्बन वाला एमीन है CH3NH2। तो एक ही तो कार्बन के यहाँ पे चाहिए, बस एक ही कार्बन, तो एक के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, वही आपका फॉर्मूला। सबसे पहले प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, ANE9 और फिर सेकेंडरी सफिक्स। इज दैट क्लियर। मेथ सिंगल बॉन्ड है, कोई कार्बन है, एक ही कार्बन है, सिंगल बॉन्ड ही आप यूज करेंगे। मेथेन, ई देखिए यहाँ से रिमूव हो जाएगी और क्या हो जाएगा, मेथेन एमीन या मेथेनामीन भी लिख सकते हैं हिंदी में इसको हम, मेथेनामीन, मेथेनामीन इस तरह से भी लिख सकते हैं। सामान्य नाम इसका क्या होता है, एल्किल एमीन होता है सामान्य नाम। तो इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा, मेथिल एमीन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल, CH3 CH2 NH2 1 2। 2 कार्बन की देखिए चयन है यहाँ पर, तो 2 के लिए हम क्या लगाएंगे, शब्दमूल 8। सारे सिंगल बॉन्ड है तो N, सिंगल बॉन्ड के लिए N, और NH2 क्रियात्मक समूह है इसलिए क्या लगाएंगे, एमीन। एथेन एमीन या एथेनामाइन, ये क्या हो गया, इसका IUPAC नेम हो गया, एथेन एमीन या एथेनामाइन। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा इस एग्जांपल को देखिए ध्यान से। यहां पर एक मुख्य क्रियात्मक समूह देखिए लगा हुआ है NH2, ठीक है ना। Br लगा हुआ है, इधर CH3 लगा हुआ है, इधर CH2 CH3 लगा हुआ है।
तो सबसे पहले क्या काम करना है, आपको सबसे लंबी श्रृंखला चूज करना है और उस श्रृंखला में हमारे क्या आ जाए, मुख्य क्रियात्मक समूह भी आ जाए। अगर उसमें कोई प्रतिस्थापी समूह लगा हुआ है, कोई प्रतिस्थापक समूह लगा हुआ है, जैसे मेथिल ग्रुप हो या एथिल ग्रुप हो या उसमें Br लगा हुआ है, वो भी आना चाहिए। तो देखिएगा 1 2 3, ये 3 कार्बन की यहाँ से देखिए चयन हो गई। लेकिन इसमें क्या हुआ, जो हमारा प्रीफिक्स वाला यानी प्रतिस्थापी समूह Br है वो देखिए नहीं आ पाएगा। अगर इसको काउंट करें तो 1 2 3, तो क्या करेंगे, इसको भी ये भी आ जाए तो नंबरिंग कहाँ से करें, 1 2 3, ये सबसे लंबी इसमें देखिए श्रृंखला हो जाएगी 1 2 3। अब इसका IUPAC नेम हमको 2 करना है, तो क्या देखो लिखेंगे, एक तो यहाँ पे प्रीफिक्स हमारा Br है, ब्रोमो हो गया, ये भी प्रीफिक्स की तरह यूज होगा CH2 CH3, इसका क्या हो जाएगा, एथिल हो जाएगा, और इसके लिए सफिक्स क्या लगाएंगे, एमीन। यानी आपको कंपाउंड में पता होना चाहिए कि किसका यहाँ प्रीफिक्स यूज करना है, किसका सफिक्स और क्या वो लगाना है, बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए 2 पे क्या लगा, ब्रोमो, और 1 पे लगा है एथिल। तो पहले B आएगा ब्रोमो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, तो पहले हम लिखेंगे 2 ब्रोमो 2 1 एथिल, कितने कार्बन की चैन है, 3 कार्बन की चैन है, तो प्रोपेन, और एमीन है NH2, इसलिए NH2 के लिए क्या लिख जाएगा, एमीन। क्या हो जाएगा इसका IUPAC नेम, 2 ब्रोमो 1 एथिल प्रोपेन एमीन, 2 ब्रोमो 1 एथिल प्रोपेन एमीन, ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम हो जाएगा। देखिए एमीन क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी, एक होते हैं सेकेंडरी और एक होते हैं टर्सरी, ठीक है ना। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी इनके हम IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं इसको भी हम लोग देखते हैं, इसमें आगे भी देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH NH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है ना। ये देखिएगा एग्जांपल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिएगा इसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड है, क्रियात्मक समूह NH2 है। सबसे लंबी हमको श्रृंखला चुनना है, आपको पता है कि मुख्य क्रियात्मक समूह हमारा NH2 है, इसको हम प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे, यानी हमको इसमें नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से इस NH2 से जुड़े कार्बन को सबसे कम अंक मिले, लोएस्ट नंबर मिले। अगर आप देखिए इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 पे देखिए NH2 लगा हुआ है, 1 2 पे यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन हम इसमें नंबरिंग किधर से करेंगे, इस डायरेक्शन से करेंगे, राइट हैंड साइड से करेंगे। अगर आप इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 नंबर पे NH2 आएगा, इधर से करोगे तो 1 2 नंबर पे NH2 आएगा, इसको हम वरीयता ज़्यादा देंगे। तो इसका नाम तो क्या हो जाएगा, नंबरिंग यहाँ से करें 1 2 3 4 5 के लिए क्या लगाएंगे, कोई इसमें तो प्रीफिक्स वाला समूह नहीं है, पेंट 3 इन और 1 एमीन। तो इसका IUPAC क्या हो गया, पेंट 2 इन, सॉरी 3 इन आएगा, 3 पॉइंट पर है, 3 कार्बन पर है, तो पेंट 3 इन 1 एमीन, या लिख सकते हैं पेंट 3 इन एमीन। 1 को हम नहीं भी लिखे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग करते हैं। यहां पर देखिए NH2 नहीं है, ठीक है ना, लेकिन क्या है उसका डेरिवेटिव है यहाँ पर NH लगा हुआ है, ये भी क्या एक प्रकार का एमीन ही है। यानी यहाँ पर जो नाइट्रोजन का एक NH2 ग्रुप था, इसका जो हाइड्रोजन था वो किसी दूसरे समूह के द्वारा रिप्लेस हो गया, लेकिन फिर भी ये क्या रहेगा, एमीन ही इसको लिखेंगे हम लोग। देखिए इसको अगर मैं ओपन करूँ इस चैन को, यहाँ पर लिखा CH3 का होल ट्वाइस CH। आपको पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 4 वैलेंसी करने के लिए इसका मतलब क्या हुआ, इस कार्बन से 4 बॉन्ड लगे होंगे। किस तरह से, एक तो इस तरह से CH3 ग्रुप में लगा होगा, ये वाला CH3 का होल ट्वाइस। अब मत समझिएगा कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसा नहीं होगा। C से CH3, फिर यहाँ पर देखिए CH3 ये हो सकता है, फिर यहाँ पर H और सिंगल बॉन्ड NH, इस तरह से
तो देखिए ये भी एग्जाम्पल सेकेंडरी का नहीं है बल्कि प्राइमरी एमीन ही है, क्योंकि यहाँ पर क्या NH2 समूह लगा है, इसलिए NH के लिए मैंने NH2 कर दिया है। तो यहाँ पर सबसे लंबी श्रृंखला चुने, 1 2 3 कार्बन की चेन हो गई, और इसमें 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है, NH2 लगा हुआ है। तो देखिए क्या नाम हो जाएगा, 1 2 3, 3 के लिए क्या आ जाएगा शब्दमूल प्रोपेन 2 एमीन, या 2 प्रोपेन एमाइन भी इसको लिखा सकता है, या प्रोपेन 2 एमीन भी लिखा सकता है। चलिए इसके बाद प्राइमरी का हो गया क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर हो गया। हम करते हैं सेकेंडरी और टर्सरी एमीन का कैसे करते हैं उसको देखते हैं। देखिए समझते पहले प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एमीन को। यहां पर क्या है, देखिए अमोनिया लिखा मैंने NH3, अगर यहां से एक H देखिए मैं निकाल दूं, एक H जब निकल जाएगा तो क्या बना जाएगा, NH2 रह गया, और वो H किससे रिप्लेस हो गया, एक एल्किल समूह से अगर रिप्लेस हो गया, ध्यान समझिएगा, तो इसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी एमीन इसको बोलेंगे। यानी अगर NH2 समूह लगा हुआ है एल्किल के साथ तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी एमीन हो जाएगा। अगर मैं क्या करूं, इस NH2 का, ये RNH2 लिखा हुआ है, इसका एक हाइड्रोजन किसी दूसरे एल्किल समूह के द्वारा मैं रिप्लेस कर दूं, यानी एक H मैंने यहां से हटा दिया, अब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा सेकेंडरी एमीन। ध्यान समझते जाइए। फिर तीसरा टर्सरी एमीन होता है, तृतीयक एमीन में क्या हो जाएगा, अगर इस वाले हाइड्रोजन को भी हम रिप्लेस कर दें एल्किल समूह के द्वारा तो ये क्या बन जाएगा, टर्सरी एमीन देखिए बन जाएगा इस तरह से। यानी जो अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन अगर 3 एल्किल समूह द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, टर्सरी कहते हैं। अगर वहां पे 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं तो सेकेंडरी कहते हैं, और अगर 1 एल्किल समूह जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, वो प्राइमरी हो जाएगा। यानी प्राइमरी एमीन का जनरल फार्मूला हो जाएगा, ये सेकेंडरी का हो जाएगा, और ये क्या हो गया, थर्ड डिग्री एमीन का। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पर R जो है एल्किल समूह है, एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। अब इनका हम IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं उसको समझते हैं। चलिए देखिए एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, प्राइमरी का हम लोगों ने कर लिया CH3 NH CH3, ठीक है ना। अगर हम इसका कॉमन नेम लिखे तो क्या हो जाएगा, डाईमेथिल एमीन हो जाएगा, डाईमेथिल एमीन हो जाएगा। लेकिन इसका IUPAC नेम तो क्या हो जाएगा, आपको पता है कि सबसे लंबी हमको पहले श्रृंखला देखी चुनना है। तो देखो इधर यहाँ पर नाइट्रोजन है, इधर भी एक कार्बन की चेन है, इधर भी एक कार्बन की चेन है। जब दोनों तरफ हमारी चेन बराबर है कार्बन श्रृंखला, तो चाहे हम वर्ड रूट इसका लगाएं चाहे तो इसका लगा सकते हैं। तो एक है इधर, एक ही इधर है, तो क्या होगा, एक क्या लगेगा प्रीफिक्स और एक का क्या लगेगा शब्दमूल। जो कार्बन श्रृंखला छोटी होगी उसको हम क्या लगाएंगे, एज ए प्रीफिक्स यूज करेंगे, और जो कार्बन श्रृंखला बड़ी होगी तो उसका क्या लगाएंगे, शब्दमूल लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या दोनों कार्बन श्रृंखलाएं बराबर हैं, एक काम क्या लगाएंगे वर्ड रूट, एक के लिए वर्ड रूट क्या आता है मेथ, और एक का क्या लग जाएगा प्रीफिक्स लग जाएगा। तो CH3 का प्रीफिक्स क्या हो गया, मेथिल, ठीक है ना। ध्यान दीजिए क्या लिखा मैंने, मेथिल। फिर ये कार्बन की चेन है तो मेथेन, और क्या है ग्रुप एमीन, क्रियात्मक समूह हमारा क्या है NH2 है, NH है, तो क्या हो गया मेथिल मेथेन एमीन। लेकिन ध्यान में हमको क्या रखना है, ये जो मेथिल समूह है मैंने इसका मान लिया प्रीफिक्स जो देखो लगाया है, ये प्रीफिक्स हमारा यहाँ नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है ना कि कार्बन से। जब नाइट्रोजन से अगर प्रीफिक्स वाला जुड़ा हुआ है तो मैं यहाँ पे एक शब्द यूज करूंगा एन मेथिल, यानी एन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या नाम हो जाएगा एन मेथिल मेथेन एमीन। इज दैट क्लियर। कॉमन नेम हो जाएगा डाईमेथिल एमीन। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, चलिए इस एग्जांपल को देखिएगा ध्यान से। बीच में यहाँ पे NH है, क्रियात्मक समूह एमीन हमारा। इधर देखिए क्या लगा CH2 CH3 लगा हुआ है, इधर क्या लगा है CH3 लगा हुआ है।
मतलब इधर कितने कार्बन की श्रृंखला है, देखिए 1 2 कार्बन की चेन है और इधर सिर्फ 1 कार्बन की चेन है। तो मैंने बताया था आपको, जो कार्बन श्रृंखला लंबी होगी उसका क्या लगाएंगे, शब्दमूल लगाएंगे, और जो छोटी होगी उसका क्या लगाएंगे, प्रीफिक्स लगाएंगे। तो इसका नाम हो जाएगा एन मेथिल एथेन एमाइन। इसका नाम हो जाएगा एन मेथिल एथेन एमीन या एमाइन, एन मेथिल एथेन एमाइन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, CH3 का होल थ्राइस एन, या मैं इसको खोल के लिख दूं। मतलब क्या हुआ कि इस एन के साथ जो है वो 3 मेथिल यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है ना। इसका मेरे को IUPAC देखिए नेम दो लिखना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, तो यहाँ भी 1 कार्बन की चेन है, यहाँ भी 1 कार्बन है, यहाँ भी 1 कार्बन है, यानी 1 ही कार्बन है। तो 1 कार्बन के लिए शब्दमूल हमारा क्या लगेगा, मेथेन लगेगा। बाकी के क्या लगाएंगे, उनके सबके क्या लगेंगे, प्रीफिक्स लगेंगे। क्या लगेंगे, प्रीफिक्स लगेंगे। तो 1 कार्बन की जो श्रृंखला होगी उसके लिए क्या लगेगा, मेथ लगेगा शब्दमूल। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा, और क्रियात्मक समूह एमीन है इसलिए एमीन हो जाएगा, मेथेन एमीन। लेकिन 2 के हम क्या लगाएंगे, प्रीफिक्स लगाएंगे। इज दैट क्लियर? यानी इसका नाम मेथेन एमीन हो गया, लेकिन इस एन से क्या लगे हुए हैं, 2 और मेथिल देखिए लगे हुए हैं। तो क्या हो जाएगा, एन कामा एन, ये भी एन से लगा हुआ है, ये भी एन से लगा हुआ है, इसलिए इसको 2 बार लिखेंगे। बर्ड और बर्ड के बीच में यहाँ पे डैश आ जाएगा, एन कामा एन डाई मेथिल मेथेन एमीन। एन से ही लगा हुआ है इसलिए एन कमाइन, मैंने बोला एन कमाइन डाइमेथिल मेथेन एमीन। दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इसको देखिएगा, एक टर्सरी एमीन का एग्जांपल है। इसमें देखिएगा इस एन से 1 2 कार्बन की श्रृंखला लगी हुई है, इधर 1 कार्बन की है, इधर भी 1 कार्बन की है। तो 2 कार्बन की श्रृंखला को क्या मानेंगे, मुख्य श्रृंखला मानते हुए इसका क्या लगाएंगे, शब्दमूल लगाएंगे, और इसका भी प्रीफिक्स लगाएंगे, इसका भी प्रीफिक्स ही लगाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका नेम, एन कामा एन 1 2 डाइमेथिल एथेन एमीन, एन कामा एन डाइमेथिल एथेन एमीन। तो ध्यान रखिएगा, इसमें अगर इस तरह से बीच में कहीं एन है तो आपको बस ये देखना है कि श्रृंखला किस तरफ लंबी है हमारी। कार्बन चेन जो भी लॉन्गेस्ट होगी उसको आप यूज करेंगे बर्ड रूट की तरह, बाकी की जो श्रृंखलाएं जो लगी होगी छोटी छोटी उनको क्या यूज करेंगे, एज ए प्रीफिक्स यूज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्रियात्मक समूह देखते हैं। इसमें अब एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड का हम करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो एसिड एनहाइड्राइड होते क्या है पहले समझते हैं। अगर किसी अम्ल के 2 अणु हमने ले लिए और उस अम्ल में से जल का अणु अगर निकल जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अम्ल का एनहाइड्राइड कहते हैं, या उसे कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड। देखिए जैसे मैं एग्जांपल ले लूं एसिटिक अम्ल का। सबको पता है कि एसिटिक एसिड का सूत्र क्या होता है, CH3COOH होता है, और इसका IUPAC नेम भी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अगर क्रियात्मक समूह COOH होता है तो वहां पर क्या लगता है, ओइक एसिड लगता है। यानी अगर मैं इसके IUPAC के नाम की बात करूं, 1 कार्बन और 2 कार्बन है, तो इसका IUPAC नेम क्या हो गया, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड इसका नाम हो गया। अगर यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से निकल जाता है, एक तरफ से OH निकालेंगे एक तरफ से H निकालेंगे, तो देखिए क्या देखो बना, CH3CO ऐसे लिख दिया O, या मैं इसको लिखने का तरीका मेरा क्या हो सकता है, CH3CO का होल ट्वाइस O, इस तरह से लिखा सकता है। तीसरा तरीका देखो इसका क्या हो सकता है, मैं इसको सीधा कर दूं, CH3COOCH3। ये सब क्या है, ये सब एसिड एनहाइड्राइड है। तो लिखने का मेरा तरीका है, तो मैं इसको ऐसे भी देखो लिख सकता हूँ, CH3COOCH3। आपको पता है C और O के बीच में हमेशा बॉन्ड कौन सा होता है, डबल बॉन्ड होता है। ऐसे भी इसको लिखा सकता है, अगर आप बॉन्डिंग ऐसे लिखा है C और O के बीच में।
तो ये क्या हो गया, ये कहलाता है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का मतलब क्या हुआ, यानी अगर कहीं एक जल का अणु निकल जाता है, अगर अम्ल में से जल का अणु निकल जाता है तो बचा हुआ भाग क्या कहलाता है, एनहाइड्राइड कहलाता है। और इसमें आपको देखिए सफिक्स हमें क्या यूज करना है, इनका IUPAC नेम के लिए हमें सफिक्स क्या यूज करना है, ओइक एनहाइड्राइड, क्योंकि ओइक एसिड से, ओइक एसिड का मतलब क्या हुआ, COOH ग्रुप जिनसे लगा हुआ है, उस ओइक एसिड से एक जल का अणु निकलना, और जल का निकलना क्या कहलाता है, एनहाइड्राइड कहलाता है। ठीक है ना, तो जल के अणु का निकलना एनहाइड्राइड कहलाता है। चूंकि जल का अणु यहाँ से कहाँ से निकलता है, ओइक एसिड से निकलता है, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड से निकलता है, इसलिए इसमें सफिक्स हम लोग क्या यूज करेंगे, ओइक एनहाइड्राइड यूज करेंगे। तो यहाँ पर सफिक्स देखिए क्या लगाएंगे, ओइक एनहाइड्राइड। इज दैट क्लियर? देखिए अब मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, CH3CO का होल ट्वाइस O, ठीक है ना। पहले हमको पता होना चाहिए कि CH3COOH का IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। यानी ये दो कार्बन का देखिए, यहाँ पर दो कार्बन है, एक और एक, दो कार्बन है यहाँ पर सिर्फ, ठीक है ना। और दो कार्बन वाला अम्ल क्या होता है, एथेनोइक अम्ल होता है। और उस एथेनोइक अम्ल में से भी आपको मैंने पीछे दिखाया था कि जल का अणु जब निकल जाएगा तो बचा हुआ भाग क्या कहलाएगा, एनहाइड्राइड कहलाएगा। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो एनहाइड्राइड लिखा हुआ है ये किस अम्ल का होगा, दो कार्बन वाले अम्ल का होगा, और दो कार्बन का अम्ल क्या कहलाता है, एथेनोइक अम्ल कहलाता है। इज दैट क्लियर? अब देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, और भी मेरा तरीका हो सकता है, CH3CO का होल ट्वाइस, इसका मतलब से कितने अणु हैं, दो अणु हैं, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है ना। अब देखो इधर कितने कार्बन है, एक, दो कार्बन है, इधर भी एक, दो कार्बन है। आपको पता है ये अम्ल का एनहाइड्राइड है, ठीक है ना। कौन से अम्ल का एनहाइड्राइड है भाई, इथेन का है, इथेनोइक एसिड का, इसलिए इसमें क्या लग जाएगा, एथेनोइक एनहाइड्राइड, एथेनोइक एनहाइड्राइड। नहीं तो इस तरह से आप समझिएगा, नहीं समझ में आता है तो देखिए ये बीच में O है, ठीक है ना। इधर देखो कितने कार्बन है, एक, दो कार्बन है, इसके अंदर कितने कार्बन है, एक, दो कार्बन है, और दो कार्बन का अम्ल क्या होता है, एथेनोइक होता है। तो मैंने क्या लिख दिया, एथेनोइक एनहाइड्राइड। बट यहाँ हम लोग डाई या ट्राई देखी नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, डाई एथेनोइक नहीं लगाएंगे। यहाँ भी एथेनोइक हो गया, इधर भी एथेनोइक नहीं, एक ही बार आपको लिखना है, तो क्या नाम हो जाएगा, एथेनोइक एनहाइड्राइड। कोई बात नहीं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए इस एग्जांपल को हम लोग देखते हैं। मैंने लिखा CH3CH2CO का होल ट्वाइस O, ठीक है ना, CH3CH2CO का होल ट्वाइस O। मतलब क्या हुआ, सेंटर में क्या होगा, O होगा, वो लिख दिया, और COCH2CH3 इधर ऐसे लिख दिया, ऐसे इधर COCH2CH3। हमको देखना है इस ऑक्सीजन के इधर कितने कार्बन की चेन है, तो एक कार्बन, दो और तीन, ऐसे इधर एक, दो और तीन कार्बन की चेन है। तो तीन कार्बन वाला जो अम्ल होता है उसका क्या नाम होगा भाई, एक कार्बन वाले का मेथेनोइक होता है, दो कार्बन का एथेनोइक होता है, और तीन वाले का क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल। आपको पता होना चाहिए कि तीन कार्बन का अगर एसिड है तो तीन कार्बन का एसिड का मतलब क्या हुआ, CH3CH2COOH, यही तो हुआ ना, तीन कार्बन वाला CH3CH2COOH, तो क्या नाम होगा इसका, प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा इसका नाम। तो उसी का ये डेरिवेटिव है। तो इसके लिए देखिएगा, एक, दो, तीन कार्बन है इधर, तीन ही उधर है, तो तीन के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, प्रोपेनोइक लगाएंगे, प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक। चूंकि एनहाइड्राइड है, एसिड नहीं है, इसलिए क्या लगाएंगे, एनहाइड्राइड शब्द आप और जोड़ देंगे तो इसका नाम हो गया प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। इज दैट क्लियर? क्या नाम हुआ IUPAC, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट एग्जांपल बढ़ते हैं हम लोग, जो कि मिक्स एनहाइड्राइड होगा, दो अलग अलग प्रकार के अम्लों का एनहाइड्राइड होगा, उसको देखते हैं। चलिए इस एग्जांपल को हम लोग देखते हैं, क्या लिखा है, CH3COOCH2CH3, CH3COOCH2CH3। अब इसमें देखिएगा इधर कितने कार्बन है, एक, दो, तीन कार्बन है, और इधर कितने कार्बन है, एक, दो कार्बन है। मतलब क्या हुआ,
आपको पता होना चाहिए इसका अर्थ, यानी यहाँ पर जो 2 कार्बन का जो अम्ल है एथेनोइक हो गया, ठीक है। 3 कार्बन का जो अम्ल है वो क्या हो गया, प्रोपेनोइक हो गया, CH3CH2COOH और CH3COOH। यानी इन दोनों अणुओं में से क्या हुआ, एक जल का अणु निकल गया, तब जाकर के एक एनहाइड्राइड बना। तो इसका हम जो नामोक्लेचर करेंगे, अगर दोनों तरफ ऑक्सीजन के अलग अलग कार्बन श्रृंखला है तो दोनों का हम लोग नाम लिखेंगे, यानी इसका नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे। एथेनोइक ई पहले आएगी, इसका नाम हो जाएगा, 2 कार्बन का जो अम्ल होता है उसका नाम होता है एथेनोइक, और 3 वाले का 1 2 3 वाले का होता है प्रोपेनोइक। एसिड आपको यहाँ पे नहीं लगाना है, एनहाइड्राइड बन गया इसलिए एनहाइड्राइड वहाँ पे जोड़ देना है। तो देखिए इसके लिए हम क्या लगाएंगे, एथेनोइक, एथेनोइक, और इधर वाले के लिए देखिए इसके लिए लगाएंगे प्रोपेनोइक, इस तरह से एक में लिखा जाएगा। और क्या है, एनहाइड्राइड है, इसलिए हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, एनहाइड्राइड। तो इसका देखिए नाम क्या हो गया, एथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। मोस्टली बच्चे इसको देखिए नहीं कर पाते हैं, बट आप इसको समझिएगा ध्यान से तो आसानी से आप कर सकते हैं। अगर सपोज करो, यानी इसका नाम एथेनोइक और इधर प्रोपेनोइक, तो एथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड इसका नाम हो गया। ध्यान रखिएगा, अगर मैं सपोज करो यहाँ पे 3 कार्बन की श्रृंखला है और इधर अगर मैं 4 कार्बन की श्रृंखला कर दूं तो क्या हो जाएगा, इसका क्या लगेगा, 3 वाले का प्रोपेनोइक, 4 वाले का ब्यूटेनोइक लगेगा। तो पहले हमें बी वाला लिखना है, बी पहले आता है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट हमारा क्रियात्मक समूह इसको देखते हैं, साइनाइड, जिसको हम CN कहते हैं। शायद सभी आप लोग जानते होंगे साइनाइड को क्या कहते हैं, CN कहते हैं। और इसका C ट्रिपल बॉन्ड N ऐसे लिखा, इसका बॉन्डिंग अगर हम करें, इसका सफिक्स देखिए क्या लगता है, इसका जो अनुलग्न लगेगा क्रियात्मक समूह CN का, वो क्या लगेगा, नाइट्राइल लगेगा, नाइट्राइल लगेगा। साइनो क्या होता है, इसका प्रीफिक्स होता है। इसका जो प्रीफिक्स हम जब यूज करेंगे तो इसका प्रीफिक्स इसका देखिए क्या हो जाएगा, साइनो हो जाएगा। और सफिक्स इसका क्या यूज करेंगे हम लोग, सफिक्स का यूज करेंगे हमेशा नाइट्राइल। चलिए एग्जांपल देखते हैं। सबसे सिंपलेस्ट जो इसका एग्जांपल हो जाएगा CH3CN। आपको मैं बता चुका हूँ, एक बार आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे क्रियात्मक समूह जिनमें कार्बन भी उपस्थित है, उनमें नंबरिंग करते समय इस कार्बन को भी काउंट किया जाएगा, और हमेशा इसको नंबर आपको 1 ही देना है कि मुख्य क्रियात्मक समूह हमारा इसमें क्या एक ही है, सिर्फ CN है। तो यहाँ पर देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, CN है तो इसको 1, इसको 2 नंबर, तो 2 के लिए क्या लगाएंगे, एथ, सारे कार्बन कार्बन के बीच में क्या सिंगल बॉन्ड है, एथेन, और क्या लग जाएगा, CN है तो नाइट्राइल लग जाएगा, एथेन नाइट्राइल हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही अगर दूसरा एग्जांपल आप लें, CH3 CH2 CH2 CN, इसमें देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन की चेन हो गई। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, 4 के लिए ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है, एन, ब्यूटेन और नाइट्राइल। इज दैट क्लियर? इसी तरह से अगला CH3 CH CN CH2 CN, मान लिया ऐसे देखिए लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, सबसे लंबी हमें श्रृंखला चुननी है, और जो आपका मुख्य क्रियात्मक समूह CN है, इसको आपको न्यूनतम अंक देना है, यानी इस कार्बन को भी काउंट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। इधर 1 2 3 कार्बन की चेन, इधर 4 कार्बन की है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इसका क्या लगेगा, अब प्रीफिक्स देखिए लगेगा, 2 मेथिल, प्रीफिक्स के शब्द मूल क्या लगेगा, 4 के लिए ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और क्या लगेगा, CN है इसलिए क्या लग जाएगा, नाइट्राइल लग जाएगा। तो इसका IUPAC नेम क्या हो गया, 2 मेथिल ब्यूटेन नाइट्राइल। ध्यान रखिएगा CN के लिए हमेशा क्या लगता है, नाइट्राइल, और अगर NC होता है तो क्या लगाएंगे, आइसोनाइट्राइल लगाएंगे। चलिए इसका देखिए IUPAC नेम क्या हो जाएगा, यहाँ पर CN ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ BR है। तो नंबरिंग हम सीधे यहीं से करेंगे, 1 2 3 4
नाइट्राइल है, तो क्या नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो पेंट 3 इन नाइट्राइल। प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप ऑर्गेनिक में नामनक्लेचर की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारे समझ में आ जाएंगे। तो प्रैक्टिस कीजिए, बहुत आवश्यकता होती है। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जांपल करा रहा हूँ, आपके पास बुक होगी, आप उससे बहुत सारे एग्जांपल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्रियात्मक समूह है, देखिए ईथर है। ईथर यानी अगर दो एल्किल समूह जुड़े हों और बीच में क्या है, इस तरह से अगर ऑक्सीजन परमाणु है, एक एल्किल समूह इधर हो, एक एल्किल समूह इधर हो, तो इसे क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। ठीक है ना। अब इसमें प्रीफिक्स देखिए क्या लगता है, एल्कोक्सी लगता है, और इसका सफिक्स भाई देखिए कोई नहीं होता है, इसका सफिक्स नहीं होता है। सफिक्स इसमें देखिए कोई नहीं लगता है। ये क्या है, हमेशा पूर्व लग्नक की तरह ही इसका प्रयोग किया जाएगा, और इसका पूर्व लग्नक क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी हो जाएगा। सामान्य आईयूपीएसी नेम देखिए इसका क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी एल्केन हो जाएगा, या इसको सामान्य नाम क्या हो जाता है, डाई एल्किल ईथर होता है। आईयूपीएसी नेम आप याद रखिएगा, एल्कोक्सी एल्केन यानी सेंट। जैसे एग्जांपल एक देखते हैं, इधर मैं लिख दिया CH3O ठीक है ना। यानी एक ग्रुप का क्या लगेगा, इसमें एल्कोक्सी लगेगा, प्रीफिक्स लगेगा, और एक की क्या लगेगी, शब्द मूल लगेगा, यानी कि वर्ड रूट लगेगा। जो श्रृंखला ऑक्सीजन के इधर या उधर जो श्रृंखला बड़ी होगी उसका आपको लगाना है वर्ड रूट एल्केन लगाना है, और जो श्रृंखला छोटी होगी उसके साथ एक O समूह जाएगा, उसके साथ क्या लगेगा, एल्कोक्सी लगेगा। देखिए अगर मैं इसकी बात करूँ तो इधर देखिए एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, तो दोनों तरफ सेम है, तो क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी, यानी कि इसका लगा लो मेथॉक्सी, चाहे इसका मेथॉक्सी, मेथॉक्सी मेथ एन, यानी इसका नाम हो जाएगा आईयूपीएसी मेथॉक्सी मेथेन। आईयूपीएसी नेम क्या हो गया इसका, मेथॉक्सी मेथेन। अगला एग्जांपल देखते हैं, CH3O CH2 CH3। देखिए अब इधर देखिए ये ईथर है, क्योंकि इधर भी एक एल्किल समूह लगा हुआ है CH3, इधर एल्किल समूह कौन सा है, CH2 CH3 है। ये एथिल लगा, इधर मिथिल लगा हुआ है, बीच में O आ गया। ठीक है ना। तो देखिए ये जो O ग्रुप जाएगा कौन सी श्रृंखला के साथ जाएगा, छोटी वाली श्रृंखला के साथ जाएगा O समूह, यानी इसका क्या लग जाएगा, मेथॉक्सी, मेथिल के साथ लगा हुआ है O, इसलिए क्या नाम हो गया, मेथॉक्सी। एक दो कार्बन की चैन है, दो कार्बन की चैन, इसलिए क्या लगेगा, एथेन, नाम हो गया मेथॉक्सी एथेन। इज दैट क्लियर। सामान्य नाम देखो इसका क्या होगा, डाई मेथिल ईथर हो जाएगा, इसका एथिल भी लगा हुआ है और मेथिल भी लगा हुआ है, इसलिए नाम हो जाएगा एथिल मेथिल ईथर। इज दैट क्लियर। अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं, इसको देखिए। सबसे पहले आप देखिएगा ये ईथर है, क्योंकि बीच में क्या है, O लगा हुआ है, दो कार्बन श्रृंखलाएं हैं, एक इधर है श्रृंखला, एक इधर है। इधर एक दो कार्बन की देखो चैन है, इधर कितने कार्बन की चैन है, एक दो तीन कार्बन की चैन है, इधर एक दो की है, इधर एक दो तीन की है। ठीक है ना। तो इसका क्या लगाएंगे, शब्द मूल लगाएंगे प्रोपेन, और इसका क्या लगाएंगे, प्रीफिक्स लगाएंगे एथॉक्सी। CH2 CH3 क्या होता है, एथिल होता है, और इसके साथ अगर O जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा छात्रों, इसका हो जाएगा एथॉक्सी हो जाएगा। तो क्या है, एथॉक्सी लगेगा इसका। लेकिन एथॉक्सी किस कार्बन से देखिए जुड़ा हुआ है, हमारी मुख्य श्रृंखला के कार्बन नंबर 2 पे जुड़ा हुआ है, 1 2 3, तीन कार्बन की चैन हो गई, तो क्या नाम हो जाएगा 2 एथॉक्सी, और 3 के लिए क्या लगाएंगे, प्रोपेन, 2 एथॉक्सी प्रोपेन। ये क्या हो जाएगा, इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 2 एथॉक्सी प्रोपेन। तो इसी तरह से क्या हम बहुत सारे एग्जांपल कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आप निश्चित आप सीख जाएंगे आईयूपीएसी। और अगर आपको आईयूपीएसी नहीं आया, आपको नॉमेनक्लेचर नहीं आया, तो आप केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। आईयूपीएसी बहुत ही जरूरी है। अब मैं आपसे बोल दूंगा भाई मेथॉक्सी एथेन, तो मेथॉक्सी एथेन का फार्मूला क्या है ये आपको पता होना चाहिए।
चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये लिखा हुआ है, तो इधर देखो 1 2 3 4 कार्बन की चैन है, इधर 1 2 कार्बन की चैन है। तो हमारा ये क्रियात्मक समूह जो O है ईथर वाला, ये किसके साथ जाएगा? 2 कार्बन श्रृंखला के साथ जाएगा, छोटी श्रृंखला के साथ प्रीफिक्स लगेगा, और इसका क्या लगेगा? शब्द मूल। क्या हो जाएगा नाम? इथॉक्सी ब्यूटेन। इथॉक्सी ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। नाम हो गया इसका इथॉक्सी ब्यूटेन, ठीक है ना। तो देखो 1 2 3 4, इधर 1 2 कार्बन की इधर चैन है, इधर 4 कार्बन की चैन है, तो 4 के लिए क्या लगाएंगे? ब्यूटेन लगाएंगे, 2 के लिए क्या लगाएंगे? इथॉक्सी लगाएंगे। नाम हो गया इसका इथॉक्सी ब्यूटेन। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो इस तरह से लगभग हम लोगों ने क्या किया है, ये हमारा पार्ट 5 था। 5 वीडियो हम लोग देख चुके हैं IUPAC की। इसमें आप लोगों ने अलग अलग क्रियात्मक समूह का IUPAC नॉमेनक्लेचर किया है। आप लोग सारी वीडियोस देखिएगा जरूर, इससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा IUPAC नॉमेनक्लेचर अच्छे से। और अब हम जो नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करेंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो बहुत सारे क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, IUPAC नॉमेनक्लेचर से हम लोग फार्मूला कैसे लिखते हैं इसका लिखना सीखेंगे। इसके अलावा बहुत सारे साइक्लिक कंपाउंड है, उनका भी हम लोगों को नॉमेनक्लेचर करना है, और एरोमेटिक कंपाउंड का भी करना है, ठीक है ना। स्पाइरेंस क्या होते हैं इसके बारे में जानिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।